नमस्कार। आइए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम ब्रज की उन प्राचीन गलियों और यमुना के शांत तटों की तरफ चलेंगे, जहां पौराणिक चरित्रों ने ऐसे खेल खेले जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हम अक्सर पौराणिक कथाओं को बहुत ही गंभीर नजरिए से देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम उस मासूमियत और चंचलता पर बात करेंगे जिसने इन ऐतिहासिक पन्नों में जान डाल दी थी। ये हमें दिखाता है कि हजारों साल पहले भी बचपन अपने सबसे शुद्ध रूप में बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज हम देखते हैं। अब इस विचार को जरा अपने जहन में उतार कर देखिए। धूल भरी वो पुरानी गलियां, यमुना नदी के बहने की वो कलकल आवाज और वहां रोज इकट्ठा होने वाले बच्चों की एक टोली। ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे, बल्कि दिव्य हस्तियां थीं। फिर भी उनकी दिनचर्या किसी भी आम बच्चे की तरह ही एकदम सरल और मस्ती से भरी थी। ये बात हमें सीधे उस प्राचीन युग में ले जाती है, जहां हर सुबह दोस्तों के साथ एक नए रोमांच का वादा लेकर आती थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रज के इन पारंपरिक खेलों की। प्राचीन कथाओं और आज के आधुनिक खेल के मैदानों के बीच का यह संगम देखना वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है पता है? जिन खेलों को हम कंदुक क्रीड़ा जैसा भारी भरकम और प्राचीन नाम देते हैं, वो दरअसल और कुछ नहीं बल्कि हमारा वही पुराना गेंद का खेल यानी बॉल गेम है। और लुकाछिपी, वो तो आज भी बिल्कुल उसी नाम और उसी रोमांच के साथ गली मोहल्लों में खेला जाता है ना? कमाल की बात, एक ही पल में सदियों की सांस्कृतिक दूरी मिट जाती है और हमें एहसास होता है कि हमारे आज के खेल सीधे तौर पर उन्हीं पौराणिक जड़ों से जुड़े हैं। अब आते हैं एक ऐसे किस्से पर जो आपने शायद सुना हो, गेंद के खेल और कालिया नाग का यमुना नदी पर वो बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक मोड़। क्योंकि देखे, सारे खेल हमेशा शांति से तो खत्म होते नहीं हैं। जरा सोचिए, दोस्त कंदुक क्रीड़ा खेल रहे हैं और अचानक गेंद सीधे यमुना नदी की गहराई में जा गिरी। आजकल खेलते हुए गेंद किसी के घर या नाले में गिर जाए तो बवाल हो जाता है, पर यहाँ तो सीधा सामना हुआ पानी के अंदर बैठे एक विशालकाय और जहरीले कालिया नाग से। गेंद वापस लाने की एक बहुत ही साधारण सी जिद पलक झपकते ही एक महाकाव्य की लड़ाई और शक्ति प्रदर्शन में बदल गई। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं प्रकृति के बीच होने वाले खेलों की, जहां फुर्ती, गति और खुले वातावरण का सबसे ज्यादा महत्व था। उस दौर की कल्पना कीजिए, ना कोई प्लास्टिक के खिलौने थे, ना ही कोई बनावटी मैदान। प्रकृति ही उनका सबसे बड़ा प्लेग्राउंड थी। लुका छिपी में घनी झाड़ियों और पेड़ों की आड़ लेना, या फिर वृक्षारोहण के दौरान एक डाल से दूसरी डाल पर तेजी से छलांग लगाना, इसके लिए कितनी गजब की फुर्ती और संतुलन चाहिए, जरा सोचिए। असल में ये खेल सिर्फ टाइम पास नहीं थे, बल्कि ये एक तरह की प्राकृतिक ट्रेनिंग थी जो बच्चों को पर्यावरण के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाना सिखाती थी। और हाँ, गिल्ली डंडा, ये एक ऐसा जमीन से जुड़ा हुआ खेल है जो आज भी चेहरे पे मुस्कान ले आता है। मतलब जो पौराणिक हस्तियां पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति रखती थीं, उन्हें भी बस एक छोटी सी लकड़ी को डंडे से उछालने और मारने में अपार खुशी मिलती थी। गिल्ली डंडा की यह सादगी हमें सिखाती है कि असली आनंद के लिए किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं होती। ये पूरी तरह से सिर्फ आपके हुनर, फोकस और दोस्तों के साथ बिताए गए बेहतरीन पलों का जश्न था। अब थोड़ा शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों की बात करते हैं। शारीरिक शक्ति और मल्ल युद्ध, ये वो गतिविधियां थीं जिनका मकसद खेल के जरिए ताकत और सहनशीलता बढ़ाना था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये कोई दुश्मनी वाली या हिंसक लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये युवाओं के बीच होने वाली एक दोस्ताना कुश्ती यानी मल्लयुद्ध था। अखाड़े की मिट्टी में एक दूसरे के साथ जोर आजमाइश करना असल में एक तरीका था अपनी तकनीक सुधारने का, अनुशासन सीखने का और अपनी शारीरिक सीमाओं को समझने का। एक तरह से ये उन्हें आगे आने वाली बड़ी और गंभीर चुनौतियों के लिए तैयार करता था। ताकत और स्टैमिना बढ़ाने का अपना एक बेहतरीन और प्राचीन तरीका। लेकिन बचपन हमेशा तो रहता नहीं, इसलिए अब आते हैं रणनीति और चौपड़ पर। मस्तिष्क खेल और बढ़ती उम्र के साथ आने वाली परिपक्वता। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो जाहिर है खेल भी बदलने लगे। भाग दौड़ और फुर्ती की जगह अब दिमागी खेलों ने ले ली थी। चौपड़ या द्यूत क्रीड़ा जैसे पासे के खेलों की तरफ यह बदलाव मैच्योरिटी यानी परिपक्वता को दिखाता है। इन खेलों में शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि कैलकुलेशन, आगे की सोच और पक्की रणनीति की जरूरत होती है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे उम्र के हर पड़ाव के लिए अलग अलग खेलों का प्रावधान था ताकि शरीर और दिमाग दोनों का संतुलन बना रहे। इस विश्लेषण को समेटते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर आपको जरूर सोचना चाहिए।
हम अक्सर मानते हैं कि संस्कृति और परंपराएं सिर्फ किताबों या मंदिरों तक ही सीमित हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? शायद नहीं। आज भी जब हम किसी गली में बच्चों को लुका-छिपी खेलते या गेंद उछालते देखते हैं, तो असल में वही पुरानी विरासत दोबारा जिंदा हो उठती है। खेल सिर्फ खेल नहीं होते, ये समय के पार बना एक ऐसा पुल है जो हमें सीधे हमारे अतीत से जोड़ते हैं। तो अगली बार जब आप बच्चों को खेलते देखें, तो उस प्राचीन गूंज को महसूस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।